हाँ, हो गया बस अब। हाँ, कहाँ तक हो गया था? हाँ बेटा जल्दी बैठ जा। पेरेन्काइमा, लिविंग टिश्यू, फिजियोलॉजिकल टिश्यू, थिन सेल वॉल। सेकंड, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोलेनकाइमा। और अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, दिस इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। लिविंग, लिविंग इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटोप्लास्ट इज प्रेजेंट। A living fluid present inside the cell is known as protoplasm. बेटा बातें नहीं। अगर हम बात करें जो लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट फ्लूइड इज नॉन एज प्रोटोप्लाज्म। एंड प्रोटोप्लास्ट अ सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है बेटा। लेकिन जब हम प्लांट एनाटोमी में बात कर रहे हैं, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम दोनों को एज अ सिनोनिमस टर्म लेकर चल रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में कुछ जगह पर आपको एनसीईआरटी में प्रोटोप्लाज्म लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह पर प्रोटोप्लास्ट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, लिविंग फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। यहां पर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, और प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो सेल लिविंग होगा। मैकेनिकल, मैकेनिकल, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। और मैकेनिकल सपोर्ट क्यों क्या देगा? बिकॉज हियर localized deposition on cell wall at corners usually। जो सेल वॉल होती है थिन होती है। एक कंफ्यूजन है बेटा कि कोलेनकाइमा का सेल वॉल थिक होता है, कोलेनकाइमा का सेल वॉल थिक नहीं होता है, थिन होता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ जगह पर डिपोजिशन हो जाता है, और डिपोजिशन होने की वजह से सम प्लेसेस बिकम थिक। सेल वॉल तो थिन ही है, localized deposition occur and due to this localized deposition cell wall become thick। जैसे एक बहुत सिंपल सी एनालॉजी ले हम, ये वाली वॉल, अगर आप देखो तो ये वाली जो वॉल है, इस वॉल में ये पूरी की पूरी थिन है, लेकिन यहां पर आप देखो बीच में एक पिलर आ गया, यहां पर देखो आप पिलर आ गया, इसको हम बोलेंगे लोकलाइज्ड थिकनिंग या localized deposition। and due to the localized deposition cell wall become thick at certain places। कुछ जगह पर सेल वॉल थिक हो जाता है, और इसी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एंड हियर दिस डिपोजिशन इंक्लूड द पैक्टिन, पैक्टिन mainly, but along with pectin it here cellulose and hemicellulose is also deposited। पैक्टिन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। पैक्टिन, हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या प्रोटीन है? कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेकेराइड है बेटा। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। हेमीसेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। एंड पॉलीसेकेराइड आर हाइड्रोफिलिक। ये तीनों के तीनों हाइड्रोफिलिक है, एंड बीइंग हाइड्रोफिलिक दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोफोबिक होगा तो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। ये तीनों के तीनों हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। So cholenchyma provide mechanical support along with the
फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है बात? ये तीनों हाइड्रोफिलिक है और इस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिक नेचर आ जाता है। हाइड्रोफोबिक होंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, तो वो एक तरह से रिजिड हो जाएगा। हाँ जी, सो हियर दिस इज लिविंग मैकेनिकल। अब हम बात करते हैं कोलेनकाइमा कैरेक्टर की। हियर थिन सेल वॉल बट localized deposition on corners. The cells are usually polygonal. ये हेक्सागोनल सेल है बेटा। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉर्नर और यहीं पर डिपोजिशन। ये कॉर्नर पर डिपोजिशन। सेल वॉल देखो आप बेटा, ये इस सेल का सेल वॉल, ये दूसरी सेल का सेल वॉल और बीच में जो लाइन है वो मिडिल लेमेला। ठीक है बेटा, तो लोकलाइज्ड थिकनिंग इसके अंदर की तरफ, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिविंग सेल है और लिविंग सेल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसके अंदर ये वैक्यूल, large central vacuole is present, and due to this peripheral cytoplasm or protoplasm is present. So that is collenchyma. Vacuole present, usually chloroplast is present. अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या हम क्या करेगा? हाँ भाई, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, काम क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। Whenever chloroplast is present in cell, it perform the photosynthesis. So collenchyma, whenever chloroplast is present, involved in the process of food assimilation. NCERT में लाइन दिया हुआ है बेटा कि whenever chloroplast is present in collenchyma, it is involved in the food assimilation. Food assimilation means food synthesis or photosynthesis. तो जब भी क्लोरोप्लास्ट होगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा। देन इंटरसेल्यूलर स्पेस आर एब्सेंट। जहां कहीं भी इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं वहां पर यूजुअली डिपोजिशन हो जाता है और डिपोजिशन होने की वजह से इंटरसेल्युलर स्पेस डिसअपियर। शेप राउंड शेप, ओवल और स्फेरिकल, बट मोस्टली पॉलीगोनल सेल। देन अक्रेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहां होगा कहां नहीं होगा? अक्रेंस मोनोकोट में नहीं होगा, अंडरग्राउंड पार्ट में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, वुडी पार्ट में नहीं होगा, ओल्ड पार्ट में नहीं होगा, लीफ बेस में नहीं होगा,
तो फिर होगा कहाँ? अब देखो इसका अपोजिट करते चलते हैं अपन। मोनोकोट का, अंडरग्राउंड का, एरियल, अबव ग्राउंड नहीं, एरियल, रूट का, वुडी पार्ट, हर्बेशियस, नॉन वुडी भी बोल सकते हो, सही है। ओल्ड, न्यू नहीं होता है, यंग होता है। अंग्रेजी भी समझानी पड़ रही है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश बतानी पड़ रही है। इधर देखो बेटा, अब कहाँ होता है? प्रेजेंट इन यंग, एरियल, हर्बेशियस, डाइकोट स्टेम, just below to epidermis as continuous layer or in patches। ठीक है बेटा, ये यंग स्टेम में होगा, एरियल में होगा, हर्बेशियस में होगा, डाइकोट में होगा और स्टेम में। कहां पर? एपिडर्मिस के ठीक नीचे। द लेयर प्रेजेंट जस्ट बिलो टू एपिडर्मिस इन स्टेम इज नॉन एज, हाँ, हाइपोडर्मिस। तो ये जो होगा डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का बना हुआ। इधर देखो बेटा, दो चीज लिखी मैंने, कॉन्टिन्यूस लेयर और इन पैचेज। कंटिन्यूस लेयर सनफ्लावर, पैचेज कुकुरबिट्स। जो कुकुरबिटा होता है, कुकुरबिटा में हाइपोडर्मिस पैचेज के फॉर्म में होता है और सनफ्लावर में ये कंटिन्यूस होता है। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? सनफ्लावर मोनोकोट है डाइकोट है? सनफ्लावर मोनोकोट है डाइकोट? हाँ, अरे इतना सोचने की क्या बात है, कोलेन कायमा है तो डाइकोट ही होगा। कुकुरबिटा, हाँ, डाइकोट। क्लियर है बात यहां तक बेटा? So that is present in the young aerial herbaceous dicot stem just below to the epidermis means hypodermis. This is also present in leaf petiole, also present in leaf blade, और ब्लेड में ये होता है मार्जिन्स पर। इधर देखो बेटा, ये लीफ, ये पोजीशन, पोजीशन नॉड, ये पूरा लीफ, ये स्टेम, और लीफ जिस स्ट्रक्चर से स्टेम से जुड़ता है दैट इज नॉन एज लीफ बेस। लीफ बेस पर कॉलेनकाइमा नहीं होगा। ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज पेटियोल, एंड दिस पेटियोल possesses the कॉलेनकाइमा, एंड दिस कॉलेनकाइमा प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने एक चीज नोट किया होगा, जब हवा चलती है लीफ फ्लटर करता है, ज्यादा चलती है तो ज्यादा तेज, टूटता नहीं है। आप एक चीज नोट करना, अगर बहुत तेज हवा भी चल रही हो तो लीफ फ्लटर करते रहेंगे, टूटेंगे नहीं। ब्रांच टूट जाती है, ब्रांच टूट जाती है, लीफ नहीं टूटता। रीजन, कॉलेनकाइमा प्रेजेंट इन लीफ पेटियोल, because कॉलेनकाइमा प्रोवाइड सपोर्ट विद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सपोर्ट प्रोवाइड किया है, इसलिए जब हवा तेज चलेगी तो लीफ लहराता रहेगा, टूटेगा नहीं। इसी तरह मार्जिन या ब्लेड पर ये पूरा पार्ट, दिस पार्ट इज नॉन एज लीफ लेमिना और लीफ ब्लेड, और ये वाला पार्ट मार्जिन्स। ठीक है बेटा, तो मार्जिन पर कॉलेनकाइमा होता है, एंड दिस कॉलेनकाइमा प्रोटेक्ट द लीफ फ्रॉम क्रैकिंग।
बनाना जानते हो? हाँ, बनाना में मैच्योर लीफ देखा है? छोटा साइज, बड़ा साइज, बहुत बड़ा साइज, फुल्ली मैच्योर। कोई स्पेशल चीज? फुल्ली मैच्योर लीफ में कोई स्पेशल बात जो आपने देखी हो? याद रखो, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के लिए प्लांट को देखना बहुत जरूरी है। प्लांट आप देखो, आपको कई सारी चीजें अपने आप समझ में आएगी। बनाना का फुल्ली मैच्योर लीफ आप देखना, बाद में जब ये मैच्योर हो जाता है तो बीच बीच में से कट जाता है। कटता है लेमिना, बिकॉज banana is a monocot plant and monocot plant does not have the collenchyma, so margin cracking occur. In dicot collenchyma is present and that's why margin does not crack. याद रखना बेटा, जब तेज हवा चलती है ना और collenchyma होगा तो क्रैकिंग नहीं होगी, और collenchyma नहीं होगा तो बड़ी लीफ में क्रैकिंग हो जाएगी, लेमिना छोटे छोटे पीसेज में टूटने लगेगी। तो डाइकोट में लीफ मार्जिन पर कोलेनकाइमा होता है एंड दैट प्रोटेक्ट द मार्जिन फ्रॉम द क्रैकिंग। क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो। सो दैट इज कोलेनकाइमा। हाँ जी, लीफ बेस, ये स्ट्रक्चर, ये लीफ, जिस स्ट्रक्चर से लीफ स्टेम के साथ जुड़ा होगा दैट इज लीफ बेस। ये रेड कलर लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना और ब्लेड। ठीक है बात? इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए बेटा। हाँ बेटा, ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, सही है। मार्जिन इज अ पार्ट ऑफ लेमिना, मार्जिन में भी होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं फंक्शन की। एंड इफ विल टॉक अबाउट द फंक्शन, दिस टिश्यू इज अ फिजियोलॉजिकल टिश्यू एज वेल एज मैकेनिकल टिश्यू। ये जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा परफॉर्म द मैकेनिकल फंक्शन एज वेल एज फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मैकेनिकल मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले, और फिजियोलॉजिकल जैसे स्टोरेज है, सिंथेसिस है, तो ये दोनों काम करेगा। बेटा इसको बेटा, parenchyma is mainly physiological tissue. If we'll talk about the function of collenchyma, it provide physiological function, or it is involved in the physiological function as well as in mechanical function. Physiological along with mechanical. पहले हम बात करें मैकेनिकल की। It provide support to young herbaceous डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट कोलेनकाइमा प्रोवाइड करेगा। इधर देखो बेटा, एक काम की बात, यहां हमने एक बात लिखी है, वुडी पार्ट में एब्सेंट, मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगा ना तो कोलेनकाइमा डिसअपीयर हो जाएगा, वो किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट सेकेंडरी टिश्यू प्रोवाइड करेंगे, ना कि कोलेनकाइमा। तो केवल हर्बेशियस डाइकोट स्टेम जो है उन्हीं को ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा। सेकेंड, इट ऑल्सो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ against bending and swaying.
आप देखिए नॉर्मल डाइकोट प्लांट बिल्कुल दुबला पतला होगा, छोटा सा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर जाए। रीजन होता है कोलेनकाइमा। दूसरी बात, ज- जब हवा चलती है प्लांट का स्टेम एक डायरेक्शन में बेंड कर जाता है, लेकिन बेंड करने के बाद जैसे ही हवा रुकती है वापस सही हो जाता है। बेंडिंग एंड स्वेइंग। तो नॉर्मल केस में जब हवा नहीं चल रही तब बेंड होने से रोकेगा, और जब हवा चलेगी तो हवा के रुकते ही वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का काम वो भी कोलेनकाइमा करेगा, एंड दैट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। अनदर थिंग, this is also involved in the photosynthesis. Whenever chloroplast is present, it is involved in the process of photosynthesis. और photosynthesis मैकेनिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन? हाँ, फिजियोलॉजिकल। तो ये मैकेनिकल फंक्शन भी करेगा और फिजियोलॉजिकल भी करेगा। यहां तक बोलो बेटा। फ्लेक्सिबिलिटी गेन करता है। एक्चुअली में मोनोकोट स्टेम क्या है? मोनोकोट स्टेम का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन काइमा का बना हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया, लेकिन उसके अंदर का पूरा पार्ट पैरेन काइमा का, इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा रिजिडिटी नहीं आती। देन नेक्स्ट टिश्यू इज स्क्लेरेन काइमा। And sclerenchyma is a dead mechanical tissue. Dead mechanical tissue, dead. Reason? Protoplast absent. Protoplast is not present at the maturity, and that's why it's dead. Mechanical, because it is having thick lignified cell wall. थिक सेल वॉल है और थिक होने के साथ साथ लिग्निफाइड भी है, एंड लिग्निन इज वेरी रिजिड मॉलिक्यूल। जहां भी लिग्निन आएगा रिजिडिटी आएगी, और रिजिडिटी आएगी तो मैकेनिकल सपोर्ट आएगा। तो डेड भी है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको बोला डेड मैकेनिकल टिश्यू। दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करें? कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा? मैकेनिकल सपोर्ट, एक सपोर्ट एक लेना है। हाँ पक्का? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है बेटा। Sclerenchyma is a dead mechanical tissue which is involved only and only in mechanical support. ये कोई फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं करता, ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। सिंपल मैकेनिकल टिश्यू, क्वेश्चन लिखिए बेटा। सिंपल मैकेनिकल टिश्यू specially meant for mechanical support, specially meant for mechanical support is first option कोलेनकाइमा, second option स्क्लेरेनकाइमा, third option जाइलम, fourth option
पेरेनकाइमा, बोलो भाई, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम। जाइलम नहीं आ सकता? क्यों जाइलम क्यों नहीं आ सकता? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जाइलम ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट, बट जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसलिए इसका आंसर जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है बात? कोलेनकाइमा क्यों नहीं? लिविंग नॉन लिविंग नहीं, कोलेनकाइमा मैकेनिकल के साथ फिजियोलॉजिकल भी है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्पेशली मीन्ड फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, दीज आर यूजुअली डेड लिग्निफाइड थिक वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स। इस टिश्यू में जो सेल होंगे ये यूजुअली इलोंगेटेड होंगे, थिक वॉल्ड होंगे। हियर पिट्स आर प्रेजेंट। इधर देखो बेटा, अब एक नया टर्म, दिस इज अ लिविंग सेल। सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद जो सेल बना उसने साइज बड़ा किया, ये लार्ज साइज सेल इलोंगेशन के बाद। अब इसमें हुए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्या कहलाता है? हाँ भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, डिफरेंशिएशन। हियर दिस डिफरेंशिएशन इंक्लूड लिग्निफिकेशन, लिग्निन का डिपॉजिट हुआ, और जब लिग्निन का डिपॉजिट हुआ तो ये सेल डेड हो गया। लिग्निन कहां डिपॉजिट होगा? अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? हाँ भाई, लिग्निफिकेशन अकर टुवर्ड्स द इनर साइड और आउटर साइड। हाँ, बहुत तो नहीं है आंसर। देखो बेटा, हाँ एक मिनट बेटा, सेल वॉल का फॉर्मेशन या सेल वॉल पर डिपोजिशन हमेशा बाहर से अंदर की तरफ होते हैं। तो यहां पर ये जो सेल है इसमें अंदर की तरफ डिपोजिशन हुए। दिस इज द लिग्निन डिपोजिशन। ये जो है ये है लिग्निफाइड सेल वॉल। ये पूरा का पूरा लिग्निन, तो सेल वॉल थिन या थिक? बोलो भाई। और जैसे जैसे लिग्निन डिपॉजिट होता जाएगा प्रोटोप्लास्ट डीजनरेट होता जाएगा, सेल डेड हो जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर लिग्निन का डिपोजिशन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस? आपके सामने जो भी है डिसकंटिन्यूअस। अगर आप देखो तो यहां पर कोई डिपोजिशन नहीं है, एंड दिस रीजन इज नॉन एज पिट। नॉन लिग्निफाइड एरिया इन लिग्निफाइड सेल वॉल, नॉन लिग्निफाइड एरियाज इन लिग्निफाइड सेल वॉल इज नॉन एज पिट। जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ वहां पर बन गया पिट। एट द सेंटर प्रोटोप्लास्ट degenerate and a cavity is formed, and this cavity is known as lumen. जो कैविटी बनी उस कैविटी को हमने नाम दिया ल्यूमन। ठीक है भाई, ये क्लियर है? इस तरह से एक परमानेंट एक लिविंग सेल स्क्लेरेनकाइमा सेल में कन्वर्ट होता है। नाउ there are two different type of sclerenchyma on the basis of form, shape, origin and the development. दो तरह के sclerenchyma. First type of sclerenchyma which are known as sclerids.
First type sclerid and second type sclerenchymatous fibers. Sclerid and sclerenchymatous fiber. Sclerids usually small non-pointed end cells. नॉन पॉइंटेड एंड सेल्स होते हैं यूजुअली, ये कभी कभार पॉइंटेड हो सकते हैं. सेकेंड थिंग, हाईली लिग्निफाइड. लिग्निन का डिपोजिशन एक्सेसिव. इस तरह का ये सेल. ये स्क्लेरिड. And due to the heavy lignification, lumen narrow or broad. हाँ, extremely narrow. और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे very narrow. And these cells are of various shape. For example, pulp of pear, guava and sapota. Pear, guava and sapota sclerids are present in pulp. Question आया, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं. Pulp of pear is mainly made up of. Pulp of pear is mainly made up of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. हाँ, parenchyma. बना तो पेरेनकाइमा का है. क्वेश्चन आया, ग्रीटीनेस ऑफ पल्प ऑफ पियर इज ड्यू टू पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. हाँ, स्क्लेरेनकाइमा. अगर पल्प ऑफ ग्रीटीनेस की बात आए, ग्रीटीनेस ऑफ पल्प की बात आए तो स्क्लेरेनकाइमा. और अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, पल्प ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा इज मेड अप ऑफ पेरेनकाइमा. Another thing, this is also present in tea leaves. चाय की पत्ती वो नहीं जो हमारे घरों में आती है, प्लांट की बात कर रहा हूं. प्लांट पर जो लीव्स होते हैं उनमें भी स्क्लेरिड्स होते हैं. This is also present in fruit wall of nut. Nut is a type of dry fruit. नट जो होते हैं ना, एक तरह के ड्राई फ्रूट है. कोई नट का एग्जांपल? वॉलनट नहीं है नट. ग्राउंड नट भी ट्रू नट नहीं है. आलमंड भी नहीं है. हाँ, कैश्यू नट. लीची. लीची फ्लैशी फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है? हाँ, पक्का लीची फ्लैशी फ्रूट है. और आलमंड, कैश्यू, वॉलनट, कोकोनट, कोकोनट. हाँ, अरे भाई ड्रोप रोप नहीं जानते अपन तो. फ्लैशी या ड्राई दो वर्ड है. हाँ, मैंगो. हाँ, अब इधर देख लो. मैंगो फ्लैशी, कोकोनट फ्लैशी, वॉलनट फ्लैशी, आलमंड फ्लैशी, लीची ड्राई. देखा ना कितना बड़ा धोखा होता है. इधर देख लो बेटा. वैसे तो मॉर्फोलॉजी में आएगा, यहाँ थोड़ा सा आ गया, इसको अपन ले लेते हैं, एक बार बाद में बताऊंगा. किसी भी फ्रूट को ड्राई और फ्लैशी हम कब कहेंगे बेटा? बातें नहीं. फ्लैशी और ड्राई कब? फ्लैशी when fruit wall is differentiated in epicarp, mesocarp and endocarp. जब आप फ्रूट वॉल या पेरिकार्प को एपी, मीजो और एंडो में डिफरेंशिएट कर सकें तो वो होगा फ्लैशी फ्रूट. और अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सके तो वो होगा ड्राई फ्रूट. लीची. लीची में जो आउटर स्किन होती है ना, जो छिलका होता है, वो पेरिकार्प है, जो रफ होता है ना पूरा. क्या आप उस रफ पार्ट को एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट कर सकते हो? बोलो. केवल छिलके की बात कर रहे हैं अपन.
नहीं कर सकते। लीची में हम खाते हैं एरिल, और एरिल इज अ पार्ट ऑफ सीड, एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट है बेटा वो। तो लीची एक ड्राई फ्रूट है। कोकोनट, कोकोनट में आउटर ग्रीन कलर, ग्रीन कवरिंग होती है, एपिकार्प। जब उसको हटाओगे अंदर से फाइबर निकलेंगे, मीजोकार्प। उसके अंदर हार्ड वुडी स्ट्रक्चर, दैट इज एंडोकार्प। तीन अलग अलग पार्ट हुए, बोलो तीन अलग अलग पार्ट किए, मतलब फ्लैशी फ्रूट। जो हमारे घरों में आलमंड आता है वो केवल और केवल सीड आता है बेटा, फ्रूट नहीं आता हमारे आलमंड का। आलमंड का जो ग्रीन फ्रूट होता है उसमें सबसे बाहर ग्रीन कवरिंग होती है, मिडल पार्ट में एक व्हाइट कलर का होता है, और अंदर की तरफ एक बिल्कुल थिन फिल्म मिलती है। तो आलमंड में भी तीन अलग अलग लेयर होती है, तो फ्लैशी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इन एपी, मीजो एंड एंडो, फ्लैशी। अगर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, ड्राई। ठीक है। तो नट एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है, और ड्राई फ्रूट के पूरे फ्रूट वॉल में, ड्राई फ्रूट के नट के पूरे फ्रूट वॉल में स्क्लेरिड्स प्रेजेंट होंगे। नट की बात कर रहे हैं बेटा। इसी तरह से नेक्स्ट इज द, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम, लेग्यूम पल्सेज। जो पल्सेज होते हैं, पल्सेज का जो सीड कोट होता है, दैट इज ऑल्सो रिच इन स्क्लेरिड्स। उसमें भी स्क्लेरिड बहुत होंगे। और इसी वजह से आप देखना, जो ड्राई सीड ऑफ लेग्यूम होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उसका एक रीजन है स्क्लेरिड। ठीक है। मैंगो खाया है कभी? हाँ, क्या होता है, हाँ अभी उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मैंगो में अगर हम देखें तो हम खाते हैं मिडिल पार्ट मीजोकार्प, अंदर की तरफ एक गुठली निकलती है, निकलती है, दैट इज नॉट द सीड। वो सीड नहीं है, उसके अंदर की तरफ एक सीड होता है। तो जो आउटर वुडी पार्ट है, दैट इज एंडोकार्प, एंड दिस एंडोकार्प आल्सो कंटेन्स द स्क्लेरिड। ड्रू फ्रूट, ड्रू फ्रूट का स्पेशल कैरेक्टर स्टोनी एंडोकार्प, एंड स्टोनी एंडोकार्प इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरिड। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ स्टोनी एंडोकार्प और हार्ड एंडोकार्प, एंड दैट हार्ड एंडोकार्प इज ड्यू टू द स्क्लेरिड्स। फाइबर, fibers are long elongated, usually pointed and cell, lignified, narrow lumen। इस तरह का ये स्ट्रक्चर। ये फाइबर बेटा, लास्ट में पीछे बातें नहीं, इधर देखो, ये एक फाइबर सेल पॉइंटेड एंड, ये वाला पार्ट लिग्निफाइड सेल वॉल, एंड दिस पार्ट इज ल्यूमन। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, लिग्निफिकेशन किसमें ज्यादा? हाँ भाई, लिग्निफिकेशन स्क्लेरिड में ज्यादा या फाइबर में ज्यादा? हाँ, स्क्लेरिड में। ल्यूमन किसका ब्रॉड कंपैरेटिवली? हाँ, फाइबर। और इसीलिए हमने यहाँ लिखा वेरी नैरो ल्यूमन, यहाँ पर नैरो ल्यूमन। जहां भी लिग्निन आया नैरो ल्यूमन हो गया, लेकिन जब कंपैरिजन हमने किया तो फाइबर का ल्यूमन स्क्लेरिड के ल्यूमन से कंपैरेटिवली ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है बेटा, एक ही फंक्शन होगा इन दोनों का, and that function is to provide the mechanical support. Single function of sclerenchyma, mechanical support। पूरे में कहीं कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा। पॉइंटेड, नैरो एंड,
ये एंड जो है नैरो हो गया, इसी को हमने नाम दिया पॉइंटेड एंड। एंड पॉइंटेड, लास्ट एंड जो है वो पॉइंट की तरह हो गया। और बोलिए बेटा। ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन यहां नहीं है बेटा, आगे आएगा अभी वो, यहां नहीं है बेटा वो। सेल वॉल पर मटेरियल का डिपोजिशन हमेशा बाहर से अंदर की तरफ। हाँ, ऑनलाइन में है सर, पेरेन्काइमा also provide mechanical support, exceptionally it provides the mechanical support in banana and पेरिसाइकल में भी आएगा बेटा। पल्प ऑफ पियर, जब पेरेन्काइमा तो इसमें क्यों लिखा है सर, पल्प ऑफ पियर मेनली मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा बिट बट स्क्लेरिड्स आर abundantly present। नॉन पॉइंटेड ब्रॉड एंड होंगे बेटा। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर में पिट प्रेजेंट होते हैं बेटा, बिल्कुल बताया डायग्राम में मैंने। जब भी कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा ये फोटोसिंथेसिस करेगा। हाँ बेटा, इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? सपोटा, चीकू, चीकू जानते हो चीकू, वो सपोटा। बेटा बातें नहीं, हाँ भाई, मेनली मेडअप ऑफ, इधर देखो बेटा, पल्प ऑफ पियर, सपोटा एंड गुआवा आर मेनली मेडअप ऑफ पेरेन्काइमा बट इट ऑल्सो अबंडेंटली हैव द स्क्लेरेट्स। मेनली तो वो बना तो उसी का है, पेरेन्काइमा का ही, लेकिन इनका नंबर भी बहुत ज्यादा है। हाँ उनसे कम है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, क्वेश्चन बोलो पहले, फिर ऑप्शन तो बाद में होता ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा कोई बात नहीं, बोल। क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन तो बता बेटा पहले। हाँ तीनों आ गए, हाँ। सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल्फ तो वॉल तो बताइए। पल्प किसका बना हुआ है? पल्प ऑफ पियर, गुआवा एंड सपोटा इज मेनली मेड अप ऑफ, यही क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, ठीक है। ग्रिटीनेस ऑफ पल्प इज स्क्लेरिड और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है बेटा। अगर मेनली मेड अप ऑफ आए तो पेरेन्काइमा ही है। नाउ द next tissue, that is the complex tissue, and complex tissue are made up of more than one type of cell। बेटा बातें नहीं, इधर देखो बेटा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म लेंगे, एक पिट और एक परफोरेशन। एक टर्म आता है हमारा पिट, एक टर्म आता है हमारा पोर। पिट एंड पोर टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। पहले मुझे बताओ, फिजियोलॉजी या सेल में पिट पढ़ा है क्या आपने? अगर पढ़ चुके हो तो अपन आगे बढ़े, देखो सीधी सिंपल सी बात। हाँ, आया था नहीं आया था? हाँ कोई बात नहीं, इधर देख लो, पिट एंड पोर। इफ विल टॉक अबाउट द पिट्स एंड द पोर, बेटा बातें नहीं, दिस इज अ सेल वॉल। ये टू सेल्स, ए सेल एंड द बी सेल। ये ए सेल का सेकेंडरी सेल वॉल, ये बी सेल का सेकेंडरी सेल वॉल, एंड दीज टू सेल्स आर joined by a cementing layer known as middle lamella, ठीक है बेटा। जब ये सेकेंडरी सेल वॉल बना,
at that time at some places wall is not formed. जब सेकेंडरी सेल वॉल बन रहा था वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ. ये सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर रहे हैं बेटा. तो सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. हाँ, डिसकंटिन्यूअस. जब सेल वॉल बन रहा था at that time at certain places secondary wall is not formed, and these non thickened area, non deposited area, these are known as pit. इसी को हम बोलते हैं पिट. ये भी पिट हो गया, ये भी पिट हो गया. पिट जहां पर होगा वहां पर केवल मिडिल लेमेला होगा. प्राइमरी तो सेकेंडरी जैसे जैसे आती जाती है प्राइमरी डिसअपीयर होती जाती है. तो अगर प्राइमरी होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी, नहीं तो नहीं होगी. ये हुई पिट. एंड दिस टाइप ऑफ पिट आर नॉन एज सिंपल पिट. ये जितने भी पिट अपने अभी तक पढ़े सब सिंपल चल रहे हैं. सेकेंड टाइप ऑफ पिट, दिस इज द मिडिल लेमेला. दो सेल हैं, दोनों सेल के बीच का सीमेंटिंग लेयर मिडिल लेमेला. ये मिडिल लेमेला. अब इसमें दोनों तरफ अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, लिग्निन डिपॉजिट हुआ. ये लिग्निन. इस लिग्निन का डिपोजिशन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. हाँ, यहां पर डिपोजिशन नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस. इसी तरह से यहां पर भी डिपोजिशन हुआ, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस. हाँ, डिसकंटिन्यूअस. और इन दोनों ही जगह पर ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया पिट. क्या इस पिट का साइज अंदर से बाहर तक सिमिलर है? अंदर की तरफ अगर आप देखो तो डायमीटर ज्यादा है, बाहर की तरफ आप देखो तो डायमीटर कम है. एंड दिस टाइप ऑफ पिट आर नॉन एज bouldered pit. When a boulder is formed around the pit, जब लिग्निन डिपोजिशन की वजह से पिट के चारों तरफ बोल्डर का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे बोल्डर्ड पिट. एंड बोल्डर्ड पिट दे आर मेनली प्रेजेंट इन द ट्रैकाइड्स. जाइलम ट्रैकाइड होता है, जाइलम ट्रैकाइड में मेनली बोल्डर्ड पिट होंगे. मैक्सिमम bouldered pits are present gymnosperm tracheids. जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकेइड्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बोल्डर्ड पिट होंगे. ट्रैकेइड का इन जनरल कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ बोल्डर्ड पिट. ठीक है बेटा. और जिस वॉल पर पिट होंगे उन वॉल को बोलेंगे पिटेड वॉल. यहां पर इनके सेंटर में एक और स्ट्रक्चर होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज टॉरस. सुबेरिन का बना हुआ होता है बेटा. सिंपल पिट में टॉरस नहीं होता, बॉर्डर पिट में टॉरस होता है. दोनों समझ में आया बेटा. अब अगली कंडीशन देखो आप कि पूरा सेल वॉल बन गया. ये सेल वॉल बन गया बेटा. एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल अकर एट सर्टेन पोजीशन. ये सेल वॉल
ये ए हो गया, ये बी सेल हो गया, इन दोनों में ये सेल वॉल। आफ्टर फॉर्मेशन डीजनरेशन ऑफ सेल वॉल अकर, बनने के बाद डिग्रेड हुआ, then this condition is pore, and this type of wall is known as perforated. This type of wall or this type of wall, this is known as pitted. क्लियर है बात? बोलो बेटा, पिट और परफोरेशन डिफरेंस समझ में आया? जब सेल वॉल बन रहा था, एट दैट टाइम सेल वॉल फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस एट सर्टेन प्लेसेस दैट फॉर्म द पिट। बनते टाइम डिपोजिशन नहीं हुआ तो जो स्ट्रक्चर बना उसको नाम दिया पिट। जब सेल वॉल पूरा बन गया और उसके बाद डिकम्पोजिशन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, तो उससे जो बना उसको नाम दिया पोर। और जिस वॉल में पोर होंगे उस वॉल को हम बोलेंगे परफोरेटेड। कंडक्शन के लिए ज्यादा बेटर कौन? पिटेड और परफोरेटेड? हाँ, परफोरेटेड। पिट और पोर में डिफरेंस देखो बेटा। जब ये रूम बनाया जा रहा था, तो इस रूम में एंट्री के लिए एक गेट छोड़ा गया, और जब छोड़ा गया तो ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगा, ये कहलाएगा पिट। ये कहलाएगा पिट। जब ये रूम बन गया, पिट छोड़ दिया, उसके बाद ध्यान आया कि भाई इस रूम में एक प्रॉब्लम आएगी वेंटिलेशन की, तो कुछ दीवारों में विंडो बनाई गई। मतलब जो वॉल बन चुकी थी उस वॉल को तोड़कर विंडो का फॉर्मेशन किया गया, उसको हम बोलेंगे पोर। बात समझ में आई? बनाते टाइम जब डिपोजिशन नहीं हुआ उसको बोला पिट, और बनने के बाद जब डिग्रेड हुआ सेल वॉल तब उसको बोला पोर। ये पिटेड है, ये परफोरेटेड है। क्लियर है बात? बोलो। एक चीज और समझो, जाइलम के स्टार्ट करने से पहले या कॉम्प्लेक्स टिश्यू से पहले ये छोटी छोटी टर्म जो अपने काम आएंगी। अगर हम देखें, ये एक सेल, इस सेल का ये वाला वॉल जो होगा, इस वॉल को हम बोलते हैं लेटरल वॉल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल। दिस वॉल इज नॉन एज लेटरल और longitudinal wall, and this wall या ये वाला wall, this wall is known as end wall। ठीक है बेटा, बहुत छोटी बात है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हंसने की बात है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब अपन ट्रैकेड और वेसल में पढ़ते हैं ना, पिटेड एंड वॉल, परफोरेटेड एंड वॉल, वहां दिक्कत कर जाता है। इस वॉल को हम बोलते हैं एंड वॉल, इसको बोलते हैं लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल। ये वाला वॉल भी एंड वॉल होगा। बोलो बेटा, पिट और परफोरेशन में डिफरेंस समझ में आया? चलिए, एंड वॉल और लॉन्गिट्यूडनल वॉल में डिफरेंस समझ में आया? बोलो। ये कुछ छोटी छोटी टर्म जो अपने काम आएंगी। हाँ जी, इधर देखो बेटा, सिंपल पिट एंड बॉर्डर पिट बोथ कैन बी फॉर्म्ड ड्यू टू द लिग्निफिकेशन, लेकिन कभी कभी सिंपल पिट विदाउट लिग्निफिकेशन भी बन सकते हैं। याद रखना, बॉर्डर पिट हमेशा लिग्निफिकेशन के कारण ही बनता है, लेकिन सिंपल पिट, इन सिंपल पिट लिग्निफिकेशन मे और मे नॉट प्रेजेंट। याद रहे, दो डेफिनेशन चलती है पिट की। पहली डेफिनेशन चलती है नॉन लिग्निफाइड एरिया इन लिग्निफाइड सेल वॉल। सेल वॉल में नॉन लिग्निफाइड एरिया वो पिट है। दूसरा चलता है नॉन थिकन्ड एरिया इन थिक सेल वॉल।
कि जो थिक सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें जहां पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं बना वहां पर भी पिट बना। तो ये दोनों कारण से आ सकता है, लेकिन ये जो आएगा ये लिग्निफिकेशन के कारण। बिल्कुल भाई, पिट बनता ही तब है जब सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन ना हो। चलिए अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। हाँ जो, हाँ भाई बेटा बातें मत करो। अब क्वेश्चन ये आया कि प्लाज्मोडेस्माटा और परफोरेशन में क्या डिफरेंस है। परफोरेशन इज ओनली एंड ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द सेल वॉल। सेल वॉल के आगे की बात नहीं कर रहे हम कि क्या हो रहा है। अगर आप प्लाज्मोडेस्माटा की स्ट्रक्चर देखें, ये सेल वॉल, मिडिल लेमेला, अंदर की तरफ दोनों तरफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी होगा। यहां पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, and these endoplasmic reticulum, they form a tube like structure, and this tube like structure traverse the cell wall and middle lamella। याद रखो बेटा, जब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटा की, तो प्लाज्मोडेस्माटा में दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में एक ट्यूब लाइक चैनल बनता है, एंड दिस ट्यूब लाइक चैनल, दिस इज नॉन एज डेस्मोटिब्यूल। या डेस्मोटिब्यूल होगा। परफोरेशन के केस में हम डेस्मोटिब्यूल की बात नहीं करते। ठीक है बेटा, यहां पर डेस्मोटिब्यूल एंड थ्रू द डेस्मोटिब्यूल cytoplasm of two adjacent cell are interlinked, but here we are not talking about the desmotibule। डिफरेंस समझ में आया? ये केवल और केवल सेल वॉल के बीच में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, now the complex tissue, and if we'll talk about the complex tissue, they are made up of two different type, more than one type of cell, and here in case of complex tissue, in case of complex tissue they are actually the vascular tissue or they are the conducting tissue। means complex tissue are of two types, xylem and the phloem, and xylem and phloem both are made up of 4 different type of cells, इसलिए इनको हमने इंक्लूड किया कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। If we'll talk about the complex tissue, these complex tissue they are absent in gametophyte। In plant diversity you studied that gametophyte in plant kingdom is always non-vascular। gametophyte किसी भी प्लांट का हो, चाहे एल्गी का हो, ब्रायो का हो, टेरिडो का हो, जिम्नो का हो, एनजीओ का हो, नॉन वेस्कुलर होता है, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होते। और दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती है, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा में कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं होते। एल्गी एंड ब्रायोफाइटा नो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। These are present in vascular plant, and vascular plant includes the pteridophyta, gymnosperm and the angiosperm। pteridophyta, gymnosperm और angiosperm जो होते हैं, इन तीनों के तीनों में
कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इन तीनों को कॉमनली एक ग्रुप में रखा जाता है जिसका नाम होता है ट्रैकियोफाइटा और वैस्कुलर प्लांट। ठीक है बेटा, जब अर्थ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आए, फर्स्ट प्लांट वाज एक्वेटिक, पानी के अंदर आया था, और जब पानी के अंदर प्लांट बना उस समय उसके पास 3 प्रॉब्लम कम थी। पहला, वाटर एब्जॉर्प्शन, की प्रॉब्लम नहीं थी उसको, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब हो सकता था। लेकिन जब प्लांट एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल में आया, लैंड हैबिटेट पर आया, तो प्रॉब्लम यह आया कि पानी जो है वो सोयल के अंदर था, एब्जॉर्ब करना है। प्लांट ने क्या अडेप्टेशन किया? हाँ भाई, पहला अडेप्टेशन रूट का फॉर्मेशन किया। सबसे पहले रूट किसमें आया था? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। रूट किसमें आया? टेरिडो में। और फर्स्ट ट्रू लैंड, एक मिनट बेटा, फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट और मोर अडेप्टेड टेरेस्ट्रियल प्लांट वाज टेरिडोफाइटा। दूसरी प्रॉब्लम कि वाटर एब्जॉर्ब तो हो गया, एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल में, और यूज करना है लीफ को ऊपर, तो सॉइल से ऊपर तक वाटर कैसे जाए? प्लांट ने दूसरा अडेप्टेशन डेवलप किया, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको बोलते हैं वैस्कुलराइजेशन। सेकेंड अडेप्टेशन फॉर द लैंड हैबिटेट, वैस्कुलराइजेशन। पानी एब्जॉर्ब भी हुआ, ऊपर भी गया, लेकिन जितना पानी ऊपर गया सारा का सारा ट्रांसपायर हो गया, ट्रांसपिरेशन रोकना है। प्लांट ने तीसरा अडेप्टेशन डेवलप किया, क्यूटिकल। 3 अडेप्टेशन फॉर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, फर्स्ट रूट फॉर्मेशन, सेकंड वैस्कुलराइजेशन, एंड थर्ड क्यूटिकुलराइजेशन। क्लियर है बात? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वैस्कुलराइजेशन की। एक टर्म आता है वैस्कुलराइजेशन। Vascularization means formation of vascular tissue. Initially, a structure is present and this structure is known as procambium. Procambium किसका पार्ट? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। Procambium is a part of एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल के 3 पार्ट थे, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकेम्बियम। तो ये एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट, इसमें हुए डिवीजन, एंड बाय द डिवीजन इट प्रोड्यूसेस मेनी सेल्स। कुछ सेल बाहर की तरफ बने और कुछ सेल अंदर की तरफ बने। एंड आफ्टर देन दे गेट डेवलप इन primary phloem and the primary xylem. Primary phloem is formed towards the outer side and primary xylem is formed towards the inner side. बाहर की तरफ phloem, अंदर की तरफ xylem। पहले कौन? जाइलम या फ्लोएम? हाँ भाई, पहले कौन, फ्लोएम या जाइलम? हाँ, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन साथ साथ। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन, डिवीजन इन प्रोकेम्बियम एंड साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है बात? ऐसा नहीं होता है कि पहले फ्लोएम बन जाए फिर जाइलम बन जाए, या पहले जाइलम बन जाए फिर फ्लोएम बन जाए। ये दोनों के दोनों साथ साथ बनते हैं।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द जाइलम. इस पूरे में कहीं कोई कंफ्यूजन बोल दीजिए. हाँ बेटा बोलिए. हाँ. Now the first complex tissue and that is known as xylem. बेटा बातें नहीं. हाँ कोई बात नहीं. जाइलम. हाँ कोई बात नहीं ना. ऑफलाइन में तुम्हें तो दिख रहा है ना. बात खत्म है. बेटा बातें नहीं. जाइलम. And if we'll talk about the xylem, xylem is involved in the water and mineral conduction. Means xylem is involved in the process of sap conduction. Water plus mineral, sap. और ये जो sap xylem conduction होगा, this xylem conduction is always unidirectional. If we'll talk about the xylem, xylem is lignified mainly, and that's why it also provides the मैकेनिकल सपोर्ट. ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा. और अगर हम जाइलम की बात करें तो मेनली जाइलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. 4 तरह के सेल होते हैं, एंड आउट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल 3 टाइप ऑफ सेल आर डेड सेल. So xylem is mainly made up of dead cells, and dead cell are more efficient for conduction of water and minerals. Dead elements are more efficient for sap conduction. Because first reason, protoplasm is not present in dead cell. डेड सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता बेटा, और प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो इट विल नॉट इंटरफियर विद द सैप. सीधा सा कॉन्सेप्ट है. डेड सेल जो होंगे उनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा. अगर प्रोटोप्लाज्म होता तो ये प्रोटोप्लाज्म सैप कंडक्शन में इंटरफेयर करता. पाइप है कंडक्शन. जाइलम क्या है? एक तरह का पाइप ही है. पाइप में अगर कचरा भरा हुआ होगा या कोई मटेरियल भरा हुआ होगा तो कंडक्शन स्लो होगा, इनएफिशिएंट होगा. यहां पर प्रोटोप्लाज्म है ही नहीं. मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई डेड टिश्यू आर मोर एफिशिएंट फॉर सैप कंडक्शन. पहला रीजन. दूसरा रीजन, अगर यहां पर ये लिविंग एलिमेंट्स होते तो यहां पर जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन है it become active, and active transport require energy. तो प्लांट को सेफ कंडक्शन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ती, इसलिए प्लांट ने क्या किया? डेड कर दिया. मेम्ब्रेन होगा ही नहीं, और अगर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो प्रोसेस पैसिव हो जाएगा, और पैसिव के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. तो पहला एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेकंड एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. देन dead tissue are more produced during water deficiency. When water scarcity occur in the environment, development of dead tissue increases.
और मेनली दो तरह के डेड टिश्यू प्लांट में होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है स्क्लेरेनकाइमा। तो जब भी वाटर स्कैरिसिटी आएगी जाइलम का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना भी वाटर अवेलेबल है उस सारे के सारे को वो कंडक्ट करेगा। दूसरा रीजन होता है कि व्हेनेवर स्ट्रेस कंडीशन अकर, जब भी स्ट्रेस कंडीशन आती है, वाटर डेफिशिएंसी आती है, प्लांट में एक हार्मोन बनता है, कौन सा? एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड पॉजिटिव और नेगेटिव, एनहांसेस द सेनिसेंस एंड डेथ, सेल डेथ को इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड। इस वजह से जब वाटर स्कैरिसिटी आती है तो डेड टिश्यू का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वाटर स्केयर कंडीशन में जाइलम का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। अब ये जो जाइलम होता है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ जाइलम। फर्स्ट टाइप ऑफ जाइलम that is known as primary xylem, and second type of xylem that are known as secondary xylem. Two type of xylem, primary xylem and the secondary xylem. Primary xylem produced during the primary growth, and this is formed from procambium. Secondary xylem is produced during the secondary growth, and this develop from vascular cambium. Then this primary xylem is made up of two different type of elements. Initially formed xylem is known as protoxylem. Later formed xylem is known as metaxylem. मेटाजाइलम को अपन मोटा जाइलम कहते हैं। रीजन होता है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ये पेरिफेरल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट। क्या आप इस डायग्राम को देखकर मुझे ये बता सकते हो कि प्रोटोजाइलम किस तरफ है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी और टुवर्ड्स द सेंटर? हाँ बोलो, बता सकते हो नहीं बता सकते? हाँ बता सकते। मैंने क्या बोला? मेटा मतलब मोटा किधर है? सेंटर की तरफ। तो ये क्या हो गया? प्रोटो। ठीक है बेटा। प्रोटोजाइलम इज नैरो, मेटाजाइलम इज ब्रॉड। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में? बेटा किसी को क्वेश्चन? टॉरस रेगुलेट द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर। टॉरस का फंक्शन है बेटा कि ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को रेगुलेट करता है। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर में पिट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है बेटा।